नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। खेती दुनिया का सबसे पुराना पेशा है। विकास के शुरुआत चरण में ही इस इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि जो इंसानी सभ्यता आज हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ खेती का है। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन में सरकार खेती छोड़ने के लिए लोगों को भारी भरकम मुआवजा देने की पेशकश कर रही है। खेती का काम मेहनत का काम है और खासकर विकसित देशों में युवा पीढ़ी का ज्यादातर रुझान खेती की तरफ नहीं है। वहीं ब्रिटेन में खेती करने वाले लोगों की औसत उम्र ही 59 साल है। ऐसे में लोगों ने इन बुजुर्गों को खेती के काम से दूर करने और युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। बोनसाई प्लांट की बागवानी के अलावा बोनसाई का बिजनेस लाखों रुपए की आमदनी का जरिया बन सकता है। जानकारों की माने तो बोनसाई उगाने की शुरुआत सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए के निवेश से की जा सकती है और इतनी कम राशि के इन्वेस्टमेंट में बोनसाई के बिजनेस से 2 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमाए जा सकते हैं। बदलती जीवन शैली के साथ साथ लोग गार्डनिंग और रूफटॉप फार्मिंग जैसे विकल्प चुन रहे हैं। बाजार में औषधीय पौधों की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। लोकप्रिय औषधीय पौधों में बोनसाई प्लांट भी शामिल है। जापान के संस्कृति में भी बोनसाई का काफी महत्व है। बोनसाई को गुल्लक प्लांट भी जाना जाता है। बोनसाई की बागवानी में काफी संभावनाएं छुपी हैं। ये लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध करता है। जानकारी के मुताबिक बोनसाई का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। तो वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने महेंद्रगढ़ विधानसभा के ग्राम पाराडोल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गाठोनों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले और बेचने वालों समूह को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले 3 स्थान पर आने वाले समूहों को प्राइज देंगे। श्याम जायसवाल ने बताया कि गोधन न्याय योजना के कारण उनकी शादी हुई है। उन्होंने बताया कि डेयरी के व्यवसाय से उन्हें कम आमदनी होती थी, फिर उन्होंने गोधन न्याय योजना में गोबर बेचना शुरू किया और इससे मिली राशि से उन्होंने डेयरी का व्यवसाय और आगे बढ़ाया। उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी और विवाह भी हो सका। और इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर विश्वास कर लड़की वालों ने शादी कराई है। विश्वास के गोबर तो सरकार खरीदे ही लड़की सुखी रहेगी। महेंद्रगढ़ की प्रति टप्पो ने बताया कि गोठान में उनका समूह केंचुआ खाद का उत्पादन कर रहा है। तो वहीं कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल करता रहता है। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और इसी के चलते आज भी एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया, जहां देश के कई राज्यों के किसान शामिल रहे, जहां उन्होंने अपनी खेती से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। साथ ही उन्हें FTJ के लिए कैसे कार्य करना है, वीडियो कैसे बनाना है और कौन सी वीडियो अपलोड करना है, इससे संबंधित जानकारियां भी दी गई। जी खेती किसानी करते हैं। धान वगैरह की नर्सरी लगाए हैं। धान की नर्सरी लगाए हैं। जी सफेदा और भी लगाए हैं। और इसके अलावा मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय सहारा का पत्रकार हूँ स्थानीय में। अच्छा जी सर, आप बताएं कि आपका फार्मर जर्नलिस्ट कार्यक्रम से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हो, कोई विशेष जानकारी चाहते हो, तो आप बताएं कि इस कार्यक्रम में आप आगे जो काम करेंगे किस तरह करेंगे, यदि और उससे संबंधित कोई प्रश्न हो कि कैसे वीडियो बनाना है, किस तरह बनाना है, पेमेंट कैसे होगा, जो भी कुछ आपके प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। जी मैं पहले शुरुआत जब ये हुआ था तो हम सुन नहीं पा रहे थे, आवाज हमारे यहाँ नहीं आ रही। तो पहले तो ये बताएं कि मतलब पहले क्या हुआ था और इसकी जैसे हम वीडियो बनाते हैं, जैसे मैम ने बताया था कि 100 रुपये पर वीडियो मिलेंगे। जी। तो किस किस तरह की वीडियो बनाने हैं, क्या प्रोसेस है इसके? जी वीरेन जी, इस बारे में मैं बहुत विस्तृत जानकारी दे चुकी हूँ, तो भी मैं आपको मुख्य बिंदु बता देती हूँ। बाकी विस्तृत जानकारी लिखित में आयशा और वैशाली भी आपको भेज देंगी। मैं मुख्य बिंदु आपको बता देती हूँ कि वीडियो आपको खेती से संबंधित बनाने हैं। खेतों के वीडियो, बागवानी से संबंधित वीडियो, कोई पशुपालन करते हैं, गाय भैंस का पालन करते हैं और उससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, वहाँ के वीडियो, बकरी पालन के वीडियो और साथ में मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन, इनसे संबंधित आप वीडियोस बना के भेज सकते हैं। वीडियो का समय 3 मिनट से 10 मिनट तक का होना चाहिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो वीडियो आप हमको भेजेंगे उनमें से जितने वीडियो अच्छे बने हुए होंगे वो वीडियो हमारे YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाए जाएंगे और उन वीडियो का आपको पेमेंट किया जाएगा।
सिर्फ उन वीडियो का पेमेंट किया जाएगा जो हमारे प्लेटफॉर्म पर लगाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आपने 20 वीडियो भेजे और 20 में से 5 वीडियो बहुत अच्छे हैं, तो हम 5 वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, उसका आपको पेमेंट कर देंगे। यदि मान लीजिए आपके पूरे 20 वीडियो बहुत अच्छे बने, उसमें सारी जानकारी है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम आपको पूरे 20 वीडियो का पेमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को आश्वासन दिया कि केंद्र छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्यमियों को सामान की सप्लाई के लिए GeM पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कराने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए MSME बहुत जरूरी है। MSME सेक्टर ने पिछले 8 साल में आत्मनिर्भर भारत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि अगले हफ्ते तक GeM पोर्टल पर 1 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन देखकर उन्हें खुशी होगी। आज कश्मीर के किसान केसर की इंडोर खेती करने की तकनीक सीख रहे हैं और इससे पैदावार अच्छी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि केसर की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। फलस्वरूप इसके दाम भी अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। इंडोर केसर की खेती एक छोटे से कमरे में की जा सकती है और इससे किसानों को हर दिन खेत की रखवाली की आवश्यकता नहीं होती। इसमें समय और श्रम दोनों बचते हैं। इस तरह की खेती में जंगली जानवरों और कीटों का भी कोई खतरा नहीं रहता है। हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इस यात्रा को पूरी रथ यात्रा और रथ महोत्सव नाम से भी जाना जाता है। पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिनको भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए हर साल 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री आते हैं और इसी संदर्भ में आज दिल्ली की हौज खास में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। थिंक एग और क्रॉप लाइफ इंडिया ने एक साथ मिलकर भारत में पादप विज्ञान उद्योग के लिए एक गोलमेज एग लैब का आयोजन किया। इसमें कॉर्पोरेट्स के साथ इनोवेशन को जोड़ने से लेकर कृषि और फसल संरक्षण में ड्रोन अनुप्रयोग के बारे में बताया गया और इसके तहत कृषि ड्रोन पारिस्थितिक तंत्र के सभी हितधारकों को एक साथ लाना और इसकी आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। देश में एग्रीकेमिकल छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को तेजी से ट्रैक करना और बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए किसानों की मदद की जाएगी। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले 19 तरह के उत्पाद बैन होने जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन लड़ाई अभी काफी लंबी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इन 19 उत्पादों पर बैन लगाने से बात नहीं बनेगी। इस कदम से प्लास्टिक कचरे में कमी नहीं लाई जा सकती। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। ये न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के टेक्नो लीगल एडवाइजर विजय सरदाना ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक को लेके बहुत चिंता है समाज में, पॉल्यूशन के कारण और बाकी जो प्लास्टिक के साइड इफेक्ट हैं, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है और वो प्लास्टिक फिर एक सोशल न्यूसेंस बनता जा रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए और दिल्ली के वातावरण को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर ड्रेनेज सिस्टम को, एनिमल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय लिया है। श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस, हमें इस बात की जिम्मेवारी दी गई है कि
भारत में और ख़ासकर दिल्ली की जो एनसीआर रीजन के अंदर कहाँ कहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा गार्बेज और यूज़ होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जो यूनिट्स हैं उनका मॉनिटरिंग करके दिल्ली सरकार को रिपोर्ट दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से जो सोशल न्यूसेंस बनता जा रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और जिसका रीयूज़ पॉसिबिलिटी नहीं है या रिसाइकलिंग में भी दिक्कत आती है, उन सब को हम एज ए सोर्स ऑफ जनरेशन पे ही एड्रेस करें, ताकि आने वाले समय में पॉल्यूशन कम हो, समाज में जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिनिमाइज़ हों। क्योंकि एक बात हमें और समझनी होगी कि जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो लीचिंग इफेक्ट होता है, चाहे वो पानी में है चाहे वो फूड में है, वो टॉक्सिक केमिकल्स भी प्लास्टिक से होके हमारे फूड और वाटर में जाते हैं। और अभी भी बहुत सारी कंपनियां इस बात को ध्यान नहीं कर रही हैं, इसीलिए प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ पैकेज्ड वाटर के साथ साथ हम लोग वो टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस भी कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक सही निर्णय लिया है। मुझे लगता है आने वाले समय में बाकी स्टेट्स भी जागेंगी इस चिंता को देखते हुए, और श्री राम इंस्टीट्यूट में एक एक्सपर्टाइज डेवलप हो चुका है, जो चाहे उसका यूज़ कर सकता है। और अभी दिल्ली सरकार ने वो जिम्मेवारी दी है, और हम जनता की सेहत के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस काम में दिल्ली सरकार का साथ कर रहे हैं। ट्रेसएक्स टेक्नोलॉजीज एक ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म ने आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में लगभग 3,500 किसानों द्वारा उत्पादित कॉफी के लिए एंड टू एंड डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की पेशकश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी टेक्नोसर्व के साथ भागीदारी की है। और इस साझेदारी के माध्यम से टेक्नोसर्व अपने पार्टनर ब्रांड ब्लू टोकाई और हम्बल बीन्स को कॉफी के हर चरण को ट्रैक और रिकॉर्ड करने की क्षमता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो वहीं कृषि जागरण द्वारा इंटरनेशनल फ्रूट डे के अवसर पर फलों की बागवानी इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई किसान और वैज्ञानिक शामिल रहे, जहां उन्होंने फलों को लेकर अपने विचार साझा किए। हमारा आज का टॉपिक भी है कि मतलब बागवानी के ऊपर। तो बागवानी ही मैं समझता हूँ कि आज के हिसाब से बागवानी हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, जिससे हम अपने आप को और अपने आसपास के समाज को सक्षम बना सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी बात करूं, मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बिलोंग करता हूं। काफ़ी हिल उसमें रहता हूं, और यहाँ की आसपास का क्लाइमेट और जो यहाँ की जलवायु है वह बागवानी के लिए बहुत लाभकारी और गुणकारी है। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एप्पल का बहुत अच्छा लार्ज स्केल पे काम हो रहा है और लोग कर भी रहे हैं उसको। इसके अलावा हमारे पास एप्रिकॉट, खुमानी और बादाम और आड़ू, नाशपाती, पुलम वगैरह काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जिनको लोग भी कर रहे हैं इस टाइम पे। तो हमारे पुरखे जो हैं वो जो खेती करते थे उसमें ये था कि वो थोड़ा सा अनाज बो लिया, थोड़ा सा मंडुआ, गोदा, झंगोरा जो भी है, तो उससे क्या होता था कि वो खाने में तो बहुत ही पौष्टिक और वो गुणकारी है, लेकिन उससे हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी आय को मतलब एक ऐसा बनाना है कि हमारी आय जो अच्छी उस तरीके की खेती करनी है जिससे हमारी आय अच्छी हो सके और हमारी आजीविका अच्छी चल सके। तो आज जरूरत है किसानों को कि वो हाईटेक खेती करें। और ये जिला मानसून की पहली बारिश से बदतर हो गया है। गुरुवार सुबह 4 बजे से हुई बारिश जहां गर्मी से लोगों को निजात मिली, वहीं खेतों में पानी भर जाने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। ये बारिश किसानों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसान पिछले कई दिनों से बारिश होने की आस लगाए बैठे थे। बारिश न होने से खेतों में दरारें पड़ रही थी। कुछ किसानों की धान की नर्सरी सूखने के कगार पर थी। कुछ निजी संसाधनों के इस्तेमाल कर धान की नर्सरी बचाने में जुटे हुए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ विधानसभा के पाराडोल पहुंचे और जनता से संवाद किया। और इस दौरान ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल किसानों को खेत में काम करते देख सीएम भूपेश बघेल खुद को रोक नहीं पाए। वह खेतों की जुताई के साथ साथ सोनम धान की बुवाई भी करते नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेत में नांगर बैला देखकर खुद को रोक नहीं पाए।
किसानों को खेत में हल चलते और धान बुवाई करते देख वे खुद खेत में उतरकर हल चलाने लगे और इस दौरान उन्होंने खेत में धान का छिड़काव कर बुवाई भी की। आपको बता दें कि ये खेत गांव के कोटवार भागीरथी को कोटवारी जमीन के रूप में मिली है। उनके पिता और दादा ने भी गांव में कोटवारी की थी और वे इस जमीन पर तब से ही खेती करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं शिमला मिर्च किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया बनती जा रही है। ये फसल किसानों को महज 2 से 3 महीनों में बम्पर मुनाफा दे सकती है। भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। शिमला मिर्च के फल पौध रोपाई के 70 दिन के अंतराल में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शिमला मिर्च के 1 हेक्टेयर में 250 से 500 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है और इस पैदावार को बेचकर किसान 5 से 8 लाख तक का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। किसान अपने खेतों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर शिमला मिर्च, पूसा दीप्ति शिमला मिर्च और सोलन भरपूर लगाकर सिर्फ 70 से 80 दिनों में मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो वहीं भारत में परंपरागत खेती में लगातार मुनाफा कम हो रहा है और इसके पीछे जलवायु परिवर्तन से खेती करने के तरीकों को दोष दिया जाता है और ऐसे में किसान अन्य विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें किसानों को परंपरागत खेती से इतर फलों के बाग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसीलिए वे किसानों की आर्थिक तौर पर मदद भी करती रहती है। और भारत में अनार की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में की जाती है। ये पौधा 3 से 4 साल में पेड़ बन जाता है और फल देने लगता है। आपको बता दें कि अनार का एक पेड़ तकरीबन 24 साल तक जीवित रहता है, यानी आप इससे इतने सालों तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहीं मानसून का बेसब्री से इंतजार कर ही दिल्ली के लिए गुरुवार का दिन राहत लेकर आया। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई और दिल्ली वालों का मानसून का इंतजार खत्म हुआ। दिल्ली में अब अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना रहेगा। वहीं तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।